मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? एंड मैं सेम बात बोलूंगी आप सभी लोगों से। मैं फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट, मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कि प्लीज ज्वाइन करें क्लास को, क्योंकि अगर ज्वाइन नहीं करेंगे क्लास को तो आप लोगों के लिए नुकसान है। जैसे कि कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना चाहिए, डिवेंचर्स में करना चाहिए या फिर शेयर्स में करना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि देखिए, दो बातें हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं: रिस्क और रिटर्न। क्लियर हो गया? अब अगर हम बात करें कि अगर हम डिबेंचर्स की बात करें, डिबेंचर्स हमें रिस्क कम देता है। क्लियर? और रिटर्न भी हमें कम देता है। क्यों देता है? क्योंकि कभी भी जो डिबेंचर्स है वो अप्रिशिएट नहीं होते, क्योंकि सीधी सी बात है, जिससे हमने लोन लिया हुआ है या मतलब जिसको हमने लोन लिया हुआ है, मान के चलो लेट्स से मैंने 50,000 का लोन लिया है, तो मैं वापस तो उसको 50,000 रुपए ही करूंगी जब भी करूंगी। क्लियर? मैं कभी भी उसको 50 के 60 नहीं करके दूंगी, 50 के 70 नहीं करके दूंगी, या 50 के 100 नहीं करके दूंगी। मैं उसको 50 ही दूंगी। और दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता आजकल लोन के ऊपर। जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ तब से आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो चुका है। ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा? मैक्स टू मैक्स आपका क्या होगा, कोई कंपनी देती होगी तो 10 या 12% इंटरेस्ट रेट देगी, वो भी साल का देगी। ठीक है? तो उसमें आपका पूरे साल में हर महीने आपको 1% मिल रहा है। ठीक है? तो बस इतना ये हो जाता है कि जो आपकी कैपिटल होती है वो सिक्योर हो जाती है, कि कल आपकी कैपिटल कहीं नहीं जाने वाली। ये सबसे बड़ा क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स का। क्लियर हो गया कि आपकी कैपिटल कभी खत्म नहीं होगी। तभी डेट इंस्ट्रूमेंट को हमेशा अगर चूज करते हैं तो वो रिस्क एवर्स टाइप के जो क्या होते हैं कस्टमर होते हैं वो चूज करते हैं। आप हमेशा देखना, वो इसलिए क्योंकि जो रिस्क एवर्स टाइप के क्या होते हैं पर्सन होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि भाई मेरा पैसा कहीं खत्म नहीं होना चाहिए, मेरा पैसा कहीं जाना नहीं चाहिए। ठीक है? नहीं, क्या कहते हैं, मेरा डेफिनेटली समझिए मेरी बात, कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि रिस्क एवर्स पर्सन ये कहता है। तभी तो मैंने कहा कि याद है कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया होगा कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: रिस्क एवर्स, रिस्क टेकर, और रिस्क एवर्स, रिस्क टेकर, और आपके रिस्क रिटेंशन। अब जो डेंट इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाते हैं वो लोग लगाते हैं जिनकी जमा पूंजी अब यही है। क्लियर? और जो ये चाहते हैं कि इनकी इसी इनकम पर थोड़े बहुत उनको इनकम मिलती रहे। जैसे कि व्हेन योर फादर विल रिटायर, ठीक है, एट द एज ऑफ 62, ऑब्वियसली रिटायरमेंट की एज ही कितनी है, 62 65 या 60, किसी में 60 है, किसी में 62, किसी में 65। अब जब उनको उनका जो जॉब से पैसा मिलेगा, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली वो ये सोचेंगे कि भाई इस पैसे का मैं कोई रिस्क वाली जगह पे तो लगा नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्वियसली कल अगर मैंने रिस्क वाली जगह पर लगा दी तो दैट मनी विल बी क्या आपका मे बी फिनिश, खत्म हो सकती है। तो उनके मन में एक ही चीज रहती है कि भाई मेरा पैसा सिक्योर रहना चाहिए, चाहे इसके ऊपर मुझे थोड़ा बहुत मिलता रहे। तो वो ना थोड़े से रिस्क रिजिड हो जाते हैं कि नहीं भैया रिस्क नहीं लेना, वी कांट टेक द रिस्क। और अगर वो रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, तो कंसेप्ट है, इफ यू टेक मोर रिस्क तो यू गेट द क्या आपका मोर प्रॉफिट। इफ यू डोंट टेक रिस्क तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट द क्या आपका प्रॉफिट। आगे मेरी बात समझ में? तो डेफिनेटली अगर वो डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं तो वो पहले से अपना माइंड मेकअप करके चलते हैं कि भाई ठीक है मुझे ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। बट वहीं पर ही अगर वो किस में लगाते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, तो हमेशा उनकी हार्ट बीट ऊपर नीचे रहेगी, यार मेरा पैसा ना मर जाए। तो वो अपने आप को पहले से सेफ साइड करके चलते हैं कि नहीं भाई मुझे यहाँ नहीं लगाना है, या फिर मुझे यहाँ लगाना है। तो यही इन्होंने यहाँ पर क्या किया, मेंशन किया। ठीक है? उसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि क्या कहते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कौन लोग पैसे लगाते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं आपके क्या कहते हैं आपके टेकर टाइप के या रिस्क रिटेंशन टाइप के लोग। रिस्क रिटेंशन टाइप के लोग भी सारा पैसा नहीं लगाते इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। बट रिस्क टेकर टाइप का आदमी तो यही कहता है भैया मुझे लगाना ही इक्विटी में है, डेट में नहीं लगाना है मेरे को। क्लियर हो गया? वो ये कहता है कि अल्टीमेटली मुझे जो ग्रोथ देगा, जहां आज मेरी 100 रुपए की कैपिटल है, वो 100 रुपए की कैपिटल कल मेरी 500 रुपए की भी हो सकती है, 1000 की भी हो सकती है, और 100 की मेरी 10,000 भी हो सकती है। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे शेयर्स देखे हैं जो पता नहीं 38-38 रुपए में। अब रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बार क्या दे चुका है आपका, क्या कहते हैं इतनी बार क्या कहते हैं इसने वो दे दिया, मतलब जैसे बोलते हैं ना आपका स्प्लिट हो चुका है इतनी बार, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई इतनी बार, उसने बोनस दे दिया। ठीक है? इतनी बार, मतलब अभी अगर उसकी वर्थ देखें तो कम से कम 20,000 रुपए उसकी वर्थ हो गया। एंड यू वांट इमेजिन, जब इन भाइयों का ये बाइफिकेशन सा हुआ था, जब मरे थे धीरू भाई अंबानी, तो ये 38-38 रुपए के लोगों को मिले थे। ठीक है? तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिसने 38 रुपए की कोई चीज ली होगी वो 20,000 रुपए में खेल रहा होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इक्विटी इतनी भी बढ़ जाती है। तो इक्विटी के बढ़ने पे कोई भी क्या नहीं, इक्विटी घट भी जाती है, कई बार इक्विटी आपकी जीरो भी हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि वो शेयर कैसा है।
क्लियर हो गया? तो ये हम लोगों के लिए इसकी सबसे बड़ी क्या होती है, आपकी थ्योरी होती है। क्योंकि आपको पता है कि हम अपने रिस्क या रिटर्न के ऊपर आपकी कई तरह की क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी, जैसे कि इक्विटी सिक्योरिटी। इक्विटी सिक्योरिटी मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्डिनरी शेयर, कॉमन शेयर्स की क्या आपका गिव क्या आपका रियल ऑनरशिप। बिकॉज हाँ, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको वो ग्रोथ देता है तो वो आपको कंपनी के अंदर मेंबरशिप भी देता है, ऑनरशिप भी देता है। आप कंपनी के क्या कहते हैं, डिसीजन मेकर बन जाते हैं कि अगर कंपनी में कुछ भी होगा तो वो बिना पूछे आपसे नहीं होगा। यू होल्ड द क्या आपको वोटिंग राइट। ठीक है, ये भी सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसका। बट रिस्क भी होता है, सीधी सी बात है। अगर कंपनी के ऑनर हो तो कल अगर मान के चलो सारा पैसा अगर मरता भी है तो कल वो सारी एसेट्स बांट बांट के अपने क्रेडिटर्स को पे कर देता है। अगर पैसा मरता भी है तो किसका मरता है, उसका मरता है। एंड एंजॉय रिटर्न एंड हैव वोटिंग राइट्स। ठीक है, वहीं पर अगर हम बिजनेस की बात करें, प्रेफरेंशियल शेयर्स की बात करें, तो वहीं पे प्रेफरेंशियल शेयर क्या करते हैं, आपका फिक्स डिविडेंड एंजॉय करते हैं और सम टाइम दे कन्वर्टेड इनटू क्या आपका इक्विटी, पर इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता और रिस्क भी नहीं होता, क्योंकि इनका थोड़े समय बाद इनका पैसा क्या हो जाता है, वापस हो जाता है, जो इक्विटी वालों का नहीं होता। वही अगर हम डेट इन सिक्योरिटी की बात करें तो बॉन्ड, सिक्योर डेट इंस्ट्रूमेंट, पेबल ऑन पर्सनल लिक्विडिटी, बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात। इनके साथ रिस्क इसलिए भी नहीं होता क्योंकि जब भी कंपनी क्या करती है, आपका खत्म होती है, अनेबल टू पे डेट होती है, तो उस केस में इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को मिले ना मिले, वही शेयर होल्डर्स को मिले ना मिले, इनका पैसा तो असेट्स बेच बेच के क्या किया जाता है, पे किया जाता है। एंड डिवेंचर अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, हाँ अनसिक्योर्ड भी होते हैं तो उसमें सिक्योर्ड वालों को पे करने के बाद इनका भी पे किया जाता है, मतलब इक्विटी वालों को तो मिलता है बाद में, पहले इनका पे होता है। अब डेरिवेटिव सिक्योरिटीज क्या होती हैं ये समझिए। देखिए सीधी सी बात है, आपको अगर मैं सिक्योरिटी मार्केट की बात बताऊं तो सिक्योरिटी मार्केट अगर आप लोगों ने कभी क्योंकि आप ये बुक, ये मतलब ये आपका सब्जेक्ट है, तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगी कि आप लोग प्लीज सीएनबीसी आवाज वगैरह देखें, तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि जो हमारी मार्केट होती है वो दो मार्केट में डाइवर्ट होती है, जहां पे मतलब कंपनी की शेयर लिस्ट होते हैं। एक तो कैश मार्केट होती है, फ्यूचर मार्केट होती है। कैश मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर एग्जैक्टली जो कंपनी क्या कहते हैं, अपने शेयर लिस्ट करवाती है। क्लियर हो गया? जिसमें बेसिकली यू आर डूइंग द वर्क ऑन द डिलीवरी बेसिस, कि आप ऐसा नहीं है कि आपने जब चाहा खरीद लिया और जब चाहा बेच दिया, या फिर जिसमें आपको डिलीवरी लेनी देनी नहीं पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एक शेयर भी खरीदा है तो उसकी आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगर आपने 100 बेचे हैं तो 100 की आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके शेयर ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये आपके साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है किसके अंदर, कैश मार्केट के अंदर। अब हर बंदा क्या कहते हैं इतने में डील नहीं कर सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्या, जितने जितने भी हमारे पास क्या है पैसे हैं, हम वो नहीं देख सकते। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, कैश मार्केट में आपको एक शेयर के लिए भी पैसा चाहिए होता है। ठीक है, अगर मान के चलो अब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो लाखों में करोड़ों में खेलते हैं, तो अल्टीमेटली मतलब वो लिक्विडिटी में ज्यादा क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। तो लिक्विडिटी में बिलीव करने के लिए उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई उनके पास क्या होने चाहिए, क्या कहते हैं आपके इसमें होने चाहिए शेयर्स, क्या कहते हैं आपके फ्यूचर मार्केट में। तो फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, जो जितने भी एक पर्टिकुलर शेयर, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो कैश मार्केट में लिस्टेड है वो फ्यूचर मार्केट में भी होगा, डेरिवेटिव मार्केट में भी होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, उसके लिए सेबी ने एक क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज ने एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया, कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी इस क्राइटेरिया को क्या करेगी, फुलफिल करेगी, तो ही वो कहाँ पर लिस्ट होगी आपकी, क्या कहते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में लिस्ट होगी। और ऐसे नहीं कि एक बार अगर वो डेरिवेटिव मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो वहां से नहीं हट सकती। ठीक है, वो वहां से हट सकती है अगर वो उसने वो मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट से वो नीचे, अगर वो क्या कहते हैं नीचे चली जाती है। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, तो अल्टीमेटली इन्होंने ये वाली बात बताई कि जो मार्केट स्पेशलाइजेशन कैपिटलाइजेशन रेट को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो उनको लिस्ट करा दिया जाता है डेरिवेटिव मार्केट में। डेरिवेटिव मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर यू डोंट नीड टू क्या आपका गिव द क्या आपका एंटायर मनी। ठीक है, क्या कहते हैं, इन वन टाइम। ठीक है, उसमें ये होता है कि अल्टीमेटली अगर आपने, और पहली बात वहां पर जैसे आपका जैसे कैश मार्केट में तो आप एक से लेकर कितने भी शेयर खरीद सकते हो। डेरिवेटिव मार्केट में आपके पास बंडल्स होते हैं। ठीक है, और बंडल बने हुए होते हैं वो, जैसे किसी कंपनी ने अपने शेयर का बंडल 50 में बना रखा है, किसी ने 100 में बना रखा है, किसी में 200 में। तो अगर आपको खरीदना है तो आपको वो बंडल एक बार में खरीदना पड़ेगा, एक बंडल। अगर आपको 2 बंडल खरीदना है तो आपको 400 शेयर खरीदने पड़ेंगे, अगर एक बंडल 200 का है तो। क्लियर हो गया? तो इस तरह से स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, डेरिवेटिव मार्केट कहा जाता है। तो इसमें रिस्क इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अल्टीमेटली इसमें आप सट्टा बहुत तेजी से खेलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या कहते हैं, एंटायर मनी तो पे करनी नहीं होती, इसमें आपको मार्जिन पे करने होते हैं। और मार्जिन के केस में भी आपका ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत सारा मार्जिन पे करना होता है। मार्जिन भी आपको 10%, 20% इनिशियल मार्जिन हो गया या एमटीओ मार्जिन आपको पे करना पड़ता है। बट इसमें रिस्क इससे बढ़ जाता है कि अगर आप कैश मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से लगा रहे हैं, बट यहाँ पर आप क्या करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, और स्पेकुलेशन करना इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्लियर हो गया?
चलिए, इसके साथ ही हमारी ये क्लास खत्म हो रही है, और हम यही चीज अपनी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय 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 गाइस, टेक केयर।